हमारे पास जो मैयर आता है दैट इज क्रोनबैक अल्फा। इसके अलावा हमारे पास है स्प्लिट हाफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब होगा डिग्री ऑफ कोरिलेशन अमंग टू हाफ्स। आप एक टेस्ट को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो और आप दोनों के जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर लो कि आया फर्स्ट हाफ का और सेकंड हाफ का जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो आपको कंसिस्टेंटली अवेलेबल हो रहे हैं या कंसिस्टेंटली अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। और आप स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी को एक मिक्स मॉडल के तौर पर भी वो लेकर चल सकते हो। रिलायबिलिटी का जो बेसिक हमारे पास आउटकम है, जो कंसर्न है, वो ये है कि जो आपके टेस्ट स्कोर्स हों उनमें एक यूनिफॉर्मिटी, उनमें एक एसोसिएशन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हमें नजर आए। सो वैलिडिटी इज टेक्निकली टॉकिंग अबाउट कि जो इंस्ट्रूमेंट आप डेवलप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अवर टेस्ट टू हायर, वो टेस्ट उस जॉब नेचर के ही मुताबिक हो, विच मींस वो वैलिड है, उसमें कंटेंट वैलिडिटी है, क्राइटेरियन वैलिडिटी है, वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात कि वो रिलायबल हो, कि उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेबल भी हो और कंसिस्टेंट भी हो। अब सोर्सेज ऑफ अनरिलायबिलिटी क्या हो सकते हैं? द सोर्सेज ऑफ अनरिलायबिलिटी कैन बी आइटम सैंपलिंग, कि आपने जो क्राइटेरियन के मुताबिक जो पिक किए वेरिएबल्स वो कंसिस्टेंट नहीं थे, वो अप्रोप्रिएट नहीं थे। गेसिंग, आपने गेस वर्क से काम लिया, आपने बैकएंड के ऊपर कोई ऑथेंटिक टूल यूज नहीं किया, लाइक क्रोनबैक अल्फा, कोई कोरिलेशन, रिग्रेशन, आर स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, आपने कोई कैलकुलेशंस नहीं की नहीं है। देन इट कैन बी इंटेंडिंग टू चूज वन आंसर बट मार्किंग अनदर वन, ठीक है, आप टिक कहीं और लगाना चाह रहे थे, टिक कहीं और पर लग गया, सो आपका जो आंसर के जो रिस्पॉन्स था वो ठीक नहीं था, तो रिलायबिलिटी खत्म हो जाती है। मिस रीडिंग द क्वेश्चन, ठीक है, तेजी में किसी वजह से, किसी प्रेशर में, जल्दी में आप चीज को पढ़ी ठीक से नहीं सके हो, ठीक है, तो मिस रीडिंग द क्वेश्चन की वजह से आपने गलत आंसर दे दिया, अब रिलायबिलिटी तो चैलेंज हो गई। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कैन बी अ फटीग फैक्टर, ठीक है, कोई शख्स थका हुआ है, वो स्लीपी है, वो टायर्ड है, वो मेंटल स्ट्रेस में है, तो ये सब चीजें, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब चीजें भी क्या करती हैं, ये आपकी टेस्ट की रिलायबिलिटी को, टेस्ट के रिजल्ट्स को वो मुतासिर कर देती हैं। सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, जैसा भी आपको मैंने शुरू में भी बताया कि हम कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट डिजाइन नहीं कर सकते जो कि 100% विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो, ठीक है। तो ट्रेड ऑफ्स तो होते रहते हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि आपके लिए बेटर ट्रेड ऑफ क्या है, आपके लिए हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी में चीजें क्या हैं, आपने कितनी बेहतर एफर्ट की है अपने जॉब एनालिसिस के करने में, अपने टेस्ट, अपने जो एवेल्युएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैलकुलेट करने में। और वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का जो स्कोप है वो सिर्फ आपका रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर तक नहीं रहेगा, आपका टीएनए में, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स डिजाइन करने में, परफॉर्मेंस अप्रेजल को डेवलप करने में, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स को प्लान करने में, हर एक एचआर फंक्शनैलिटी के अंदर हमारे पास एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ये जो मेजर्स हैं ये मौजूद हैं, और इन मेजर्स को इवैल्यूएट किए बगैर, इन मेजर्स को कैलकुलेट किए बगैर आप इस बात को इंश्योर नहीं कर सकते कि सही पर्सन एट द सही जॉब, सही वक्त पर आपके पास काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उससे अच्छे रिजल्ट्स भी आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अब बेटा वापस आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। 3 मेन रीजंस हैं व्हाई केयरफुल सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। पहली रीजन, योर ओन परफॉर्मेंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटकम है, और आपको मैंने पहले भी कई दफा बताया कि परफॉर्मेंस का वर्ड जब हम मैनेजमेंट में यूज कर रहे हैं तो टिपिकली स्पीकिंग परफॉर्मेंस के 3 मतलब हम लेते हैं, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। सो your own performance always depends in part on your subordinates, ठीक है, आपके पास जो लोग काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उन पर डिपेंड कर रही है। एम्प्लॉइज विद द राइट स्किल्स,
ठीक है, उनके आपने अप्रोप्रिएट के SAOs, नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, अदर पर्सनालिटी ट्रेट्स, उन पर्सनालिटी ट्रेट्स में भी एसोसिएशन, कोरिलेशन, सब चीजें आपने ठीक कैलकुलेट करनी है. एम्प्लॉइज विद द राइट स्किल्स एंड एट्रीब्यूट्स will do a better job for you and the company. Therefore, हम इसके ऊपर compromise नहीं कर सकते हैं. Number 2, it is very costly to recruit and hire employees. अब आप HR मैट्रिक्स भी कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक HR मैट्रिक्स है कॉस्ट पर हायर. तो अगर आपकी कॉस्ट पर हायर बहुत ज्यादा है, जो कि होती है, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते बार बार लोगों को हायर और फायर करना. ठीक है, देयरफॉर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ही इतना अच्छा डिजाइन करना है कि आप हायरिंग कॉस्ट को कम से कम रखो. ओके, सो इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट एंड हायर एम्प्लॉइज. सर्च फीस, ट्रेनिंग, रेफरेंस चेकिंग, मूविंग एक्सपेंसेस ऑल एड अप टू मेनी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और इन अवर केस रुपीज. ठीक है, सो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल बेटा कि आप टेस्ट को ही ऐसा अच्छा डिजाइन करो. और इसमें एक और चीज, सिर्फ टेस्ट की हद तक बात नहीं होती है, आपके इंटरव्यूइंग के अंदर भी अगर आपने एक स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू डिजाइन किया है, तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स आपने, जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, वो सब के सब आपके वैलिड और रिलायबल होने चाहिए. इसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस में थर्ड पॉइंट में वो कहता है कि देयर आर मेनी लीगल इंप्लीकेशंस ऑफ इनकम्पिटेंट सिलेक्शन. Hiring workers with criminal backgrounds and who commit crimes in the course of their employment may expose the employers to liability. ठीक है, तो आपके रेफरेंस चेक्स भी हैं, आपके क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी हैं, ये सब की सब चीजें आपको इवेंचुअली इफेक्ट वो कर रही होंगी. Therefore, आप जब कभी भी हायरिंग कर रहे हो, आपके सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके सारे के सारे जो मैकेनिज्म्स हैं, वो सारे के सारे वेल डिफाइंड वो होने चाहिए. और जब तक वो सारे वेल डिफाइंड, वैलिड, रिलायबल रिसर्च एविडेंसेस के साथ एस्टैब्लिश्ड वो नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली आप सही पर्सन वो वक्त पर हायर नहीं कर पाओगे. अब टेस्ट किस तरह के हैं जिनको हमने वैलिड और रिलायबल बनाना है? उन टेस्ट में बहुत सारी टाइप्स हमारे पास अवेलेबल हैं बेटा. इट कैन बी टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज. आपने इंटेलिजेंस टेस्ट कंडक्ट करने हैं, आपने कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट डिजाइन करने हैं. तो अब इन जो आपके कॉग्निटिव टेस्ट हैं, स्पेसिफिक कॉग्निटिव एबिलिटीज को कैलकुलेट करने के जो टेस्ट है, आईक्यूज, ईक्यूज को कैलकुलेट आपने करवाना है. तो उसके लिए बेटा याद रखिएगा कि वो टेस्ट आपका वैलिड और रिलायबल होना चाहिए. ठीक है, इसी तरह टेस्ट ऑफ मोटर एंड फिजिकल एबिलिटी. ठीक है, आपने एक अकाउंटेंट जो है वो हायर करना है और आप उससे जो वेट उठवा कर देख रहे हो कि जी वो कितना वेट लिफ्ट कर सकता है. ओके, तो आपकी जो फिजिकल एबिलिटी टेस्ट भी हैं, उनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का प्रूवन होना वो जरूरी होगा. इसी तरह मेजरिंग पर्सनैलिटी एंड इंटरेस्ट्स. अगर आपने इंटरेस्ट इन्वेंटरी टेस्ट कंडक्ट करना है, या आपने पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए MBTI, बिग 5, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, मैकियावेलियनिज्म, बहुत सारे हमारे पास टाइप ए, टाइप बी पर्सनैलिटी एवेल्युएशंस, आपने बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करने हैं. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप उन टेस्ट को पहले तो वैलिड और रिलायबल बनाओ, और फिर इस बात को भी प्रूव करो कि जो टेस्ट आप कंडक्ट कर रहे हो, क्या उस टेस्ट के रिजल्ट्स का कोई ताल्लुक आपकी जॉब नेचर के साथ भी है कि नहीं. ओके, इसी तरह बेटा अचीवमेंट टेस्ट हैं, बहुत सारे आपके टेस्ट की जो लिस्ट है आपकी बुक में भी दर्ज है और आप नेट से भी ब्राउज कर सकते हो. लेकिन टेस्ट ढूंढ लेना डिफरेंट तरह के इंपॉर्टेंट इतना नहीं है. आपको यह जानना जरूरी होगा कि आया उस टेस्ट की वैलिडिटी, रिलायबिलिटी भी है कि नहीं. ठीक है, जिस तरह एक टेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में भी उसको डिटेल में, ग्राफोलॉजी. अब ग्राफोलॉजी आपका हैंड राइटिंग टेस्ट है, लेकिन हैंड राइटिंग से क्या पर्सनैलिटी असेस हो सकती है? ठीक है, जैसे क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग. अगर आपने एक जुमला ये वाला लिखवा लिया और इस जुमले में आपने सारी एबीसी उस शख्स से लिखवा ली, और फिर उसके ऊपर आपने ग्राफोलॉजी स्केल रखकर उसके एंगल्स को कैलकुलेट करके आपने एवेल्युएट कर लिया कि जिसकी ग्राफोलॉजी स्कोर क्या है और उसका पर्सनैलिटी टाइप क्या होगा, तो क्या ये जुमला लिख लेने से एक शख्स की पूरी पर्सनैलिटी असेस हो सकती है? अगेन वी हैव टू कम अप विद रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी मेजर्स. सिलेक्शन टेक्निक्स में हमारे पास बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस हैं,
हमारे पास रेफरेंस चेक्स हैं, हमारे पास पॉलीग्राफ एंड ऑनेस्टी टेस्टिंग है, अभी जैसे आपको मैंने ग्राफोलॉजी की एग्जांपल दी है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, ड्रग स्क्रीनिंग है. सो देयर आर सो मेनी वेज. इन तमाम तरीकों से हम हासिल क्या करना चाहते हैं, मेन चीज जो हम हासिल करना चाहते हैं वो बेसिकली राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम, इसको इंश्योर करना है. ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है, अबव एवरेज रिटर्न है, उसको इंश्योर करना है. राइट और हम नहीं चाहते कि हम जिस टैलेंट को हमने एक्वायर किया वो टैलेंट हमारे पास रिटेन ना करें. जिस टैलेंट को हमने डेवलप किया, जिसकी हमने एम्प्लॉयबिलिटी और प्रमोटेबिलिटी बढ़ाई है, उसकी मार्केटेबिलिटी बढ़ने से वो हमें छोड़ के चला जाए. ठीक है, सो बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीजों को मल्टी फैसेट ये सारा सिनेरियो होता है, पैकेज डील्स होती हैं, ट्रेड ऑफ्स होते हैं. इन सब चीजों को बेटा हमने जहन में रखना है ताकि हम इस बात को एज ए साइकोलॉजिस्ट इंश्योर कर पाए कि द पीपल वी आर हायरिंग आर एक्चुअली द पीपल वी नीडेड. अब लोगों की डिसऑनेस्टी को चेक करने के लिए सपोजिटली आपने डिफरेंट तरह के जो कि टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप डिजाइन करते हो, तो वो कुछ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड कर रहा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के हवाले से. उसमें सपोजिटली आप एक इंटरव्यू सेशन कंडक्ट कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि आस्क ब्लंट क्वेश्चंस. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके जवाब को आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करें. सेकंड गाइडलाइन डिसऑनेस्टी को कैलकुलेट करने के लिए वो कह रहे हैं कि आपका जो लिसनिंग कैपेबिलिटी है इट शुड बी एनहांस्ड और लिसनिंग टाइम आपका ज्यादा होना चाहिए रादर देन टॉकिंग टाइम. ठीक है, दूसरे को मौका दें, एप्लीकेंट को मौका दें, कैंडिडेट को मौका दें कि वो आपके पास अपने ख्यालात का इजहार ज्यादा करे बनिस्बत के आप उसको कोई इंस्ट्रक्शन या आप उसको कोई गाइडलाइंस वो देनी शुरू करें. इसी तरह यू कैन आस्क फॉर अ क्रेडिट चेक. आप उसके रेफरेंसेस को सारा क्रॉस चेक कर सकते हो, टेलीफोनिक रेफरेंसेस चेक हो सकते हैं, ईमेल्स पर आप उसके रेफरेंसेस को चेक कर सकते हो. आप ड्रग टेस्ट कर सकते हो, अगेन बेस्ड अपॉन किस किस्म की जॉब के लिए आप बंदा हायर कर रहे हो. आप डिफरेंट तरह की उसकी जो सर्चेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल इंटरनेट सर्चेस बहुत ज्यादा इन है, लोगों के फेसबुक अकाउंट्स, लोगों के लिंक्डइन अकाउंट्स, उनके जो गूगल सर्च हिस्ट्रीज हैं, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे कि हम लोगों के जो टेम्परामेंट्स हैं, उनकी मेंटालिटी है, उनके वर्किंग स्टाइल्स हैं, उनकी पर्सनैलिटीज हैं, इन सब चीजों को असेस कर सकते हैं. एक हार्वर्ड बिजनेस का बड़ा मशहूर केस स्टडी है, उसका टाइटल है वी गूगल्ड यू. ठीक है, सो एक ग्रेजुएट को एक ऑर्गेनाइजेशन वो हायर कर रही थी और उन्होंने उसको हायर करने से पहले उसका जो प्रोफाइल था उसको गूगल पर सर्च किया. ठीक है, तो जब गूगल पर सर्च किया तो उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो थी वो उस ऑर्गेनाइजेशन को मिल गई बिफोर दे कुड हैव स्टार्टेड द इंटरव्यू. ओके, तो माइंड यू गूगल और इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल नेटवर्किंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत सारा डाटा हमारे से रिलेटेड वो कैरी करते हैं और उस बहुत सारे डाटा में हमारे बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में लोग ऑर्गेनाइजेशंस वो इंटरेस्टेड होंगी. ओके, तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी ऑफ दीज चेक्स, राइट पर्सन, किन किन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना चाहिए, किस किस्म की जॉब को डिजाइन करना चाहिए, उस जॉब का उस पर्सन के साथ क्या ताल्लुक होगा, ये तमाम बेटा वो चीजें हैं जो टेक्निकली स्पीकिंग आईओ साइकोलॉजी की डोमेन में वो हमारे पास आ रही हैं. Now, if you want to go for collecting background information, उसके बारे में कुछ डाटा वो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है. वो कहता है कि चेक ऑल एप्लीकेबल स्टेट लॉज. पहली बात तो ये हो गई कि आप किस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो, किस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये बातें पता हो. बिकॉज याद रखिएगा कि बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट कर रहे हो, कहीं पे ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ EEO का केस जो है वो फाइल हो जाए. तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि हमारे खिलाफ EEO का केस फाइल ना हो. आपको उस जगह के लॉस जो हैं सबसे पहले तो उसका पता होना चाहिए. दूसरी बात, check beyond applicable state laws to the impact of federal and other equal employment laws, labor codes के procedures, आपके ये सब जो labor जो laws हैं इनके बारे में भी information आपके पास मौजूद हो. Do not obtain information that will not be used. कोई ऐसी बात investigate ना करें जिस बात का directly ताल्लुक आपकी जॉब के साथ ना हो. बाज़ औक़ात
हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डिमांड जरूर करते हैं जिसको आप इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में क्लेम कर सकते हो, जैसे कि आपने जेंडर के बारे में पूछा, आपने नेशनलिटी के बारे में पूछा, आपने एज के बारे में पूछा, लेकिन याद रखिएगा कि नीचे एक फुट नोट हम देते हैं इन तमाम फॉर्म्स के नीचे कि फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, कि ये जो आपने डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन हासिल की है, ये डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन वुड ओनली बी यूज्ड फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, इसका कोई ताल्लुक जॉब की हायरिंग के साथ वो नहीं होगा। उसके बाद वो कहता है कि रिमेंबर दैट यूजिंग अरेस्ट इंफॉर्मेशन विल बी हाईली सस्पेक्ट, अवॉइड blanket policies such as we have no one with a record of workers compensation claims, ठीक है, इस किस्म की चीजों को अवॉइड करें, ये आपको बैकफायर कर सकती हैं। use information that is specific and job related, keep information confidential and up to date, and never authorize an unreasonable investigation, ठीक है, क्योंकि वो अनरीजनेबल इन्वेस्टिगेशन जो आपने ऑथराइज की, इट कैन बी इजीली चैलेंज्ड इन द कोर्ट, तो वी हैव टू बी केयरफुल बेटा कि हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई वो ना हो। अब इस सारे प्रोसेस के दरमियान हमें जो चीज इंश्योर रखनी है वो ये है कि हम बायसेस को अवॉइड करें और फेयरनेस वो क्रिएट करें। अब कई तरह के ह्यूरिस्टिक्स, कई तरह के बायसेस, कई तरह के प्रेजुडिस कंसर्न्स वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ सकते हैं, जैसा उसने यहां पर लिखा कि सिस्टमैटिक एरर्स इन मेजरमेंट और इन्फ्रेंसेस मेड फ्रॉम मेजरमेंट्स। अब वो सिस्टमैटिक एरर्स बायसेस के हवाले से क्या हो सकते हैं? इट कैन बी स्टीरियोटाइप बायस, it can be halo effect, it can be random effect, it can be recency error, it can be central tendency, it can be severity error। बहुत सारे हमारे पास बायसेस हैं, प्रोजेक्शन इफेक्ट आ सकता है जिससे कि आपके जो जजमेंट होगी वो खराब हो जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप चीजों को एवेल्युएट कर रहे हो तो उसमें बायसनेस का एलिमेंट ना हो। ओके, सो बायसनेस को अब अगर इसको मैं थोड़ा साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करूं कि बायसनेस को शायद आप जीरो नहीं कर सकते हो, हर शख्स में किसी ना किसी हवाले से कोई ना कोई प्रेजुडिस एटीट्यूड, कोई ना कोई फेवरेटिज्म वो होता जरूर है, लेकिन इसको मसले को हल करने के लिए व्हाट वी कैन डू कि वी हैव टू एस्टैब्लिश सम मेरिट। ठीक है, हम मेरिट पे बात करें, हम क्वांटिटेटिव असेसमेंट्स लेकर आए, हम वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के फैक्टर्स को यूज करें, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करें जो को रिलेटेड हो, हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप करें कि जो इसमें हमारे पास आर स्क्वायर और और की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन वो बेहतर से बेहतर हमें रिजल्ट्स जनरेट करे। ठीक है, सो मेरिट डेवलप करने से, क्वांटिटेटिवली चीजों को असेस करने से भी आप अपनी बायसनेस को ओवरकम कर सकते हो। So related to different identifiable group memberships, characteristics such as age, sex, race, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है, वरना आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के जो लॉज हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। आपको देखना है कि डेस्परेट ट्रीटमेंट ना हो रहा हो, आपको देखना है कि एडवर्स इंपैक्ट क्रिएट ना हो रहा हो, आपको ये भी देखना है कि कहां-कहां पर अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, कहां-कहां पर माजी में आपसे डिस्क्रिमिनेशन हुई, कहां-कहां पर माजी में आपने एज, जेंडर, रेस, नेशनलिटी, सेक्ट, कास्ट, रिलीजन, टेन्योर, इन चीजों को आपने मद्देनजर नहीं रखा। ठीक है, सो बायसनेस का एलिमेंट जो है इट शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड जहां तक मुमकिन हो सके, जब तक के वो जो जिस फैक्टर के ऊपर आप वो बायसनेस क्रिएट कर रहे हो वो फैक्टर आपके लिए बोनाफाइड क्राइटेरिया वो ना रखता हो। अगर तो वो बोनाफाइड क्राइटेरिया है तो उस सूरत में जाहिर है कि आप इस बात को प्रूव कर सकते हो कि व्हाई पर्टिकुलरली यू नीड दैट पर्सन बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर रेस, सेक्ट, कास्ट, रिलीजन, नेशनलिटी और व्हाटसोएवर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट में एवेल्युएट करनी है, दैट इज बेसिकली द फेयरनेस। ठीक है, फेयरनेस के बारे में आपका ऑथर लिखता है कि द वैल्यू जजमेंट्स पीपल मेक अबाउट डिसीजंस, ओके, और आउटकम्स दैट आर बेस्ड ऑन मेजरमेंट, तो वो जो वैल्यू जजमेंट्स हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन, उसमें बायसनेस वो ना हो, वो फेयर हो, वो जस्टिफाइड हो। सो ये सारी चीजें वुड बी बेस्ड अपॉन योर परसेप्शन। ठीक है,
वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुहावरा है जो मुझे बहुत पसंद है, और वो ये है कि आईज कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आपकी परसेप्शन जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड होनी चाहिए, वो रिसर्च बेस्ड होनी चाहिए, वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, वो उसमें जो पर्सनल इनर जो एक बायस्ड कंसर्न है वो प्रीडोमिनेंट वो ना हो। ठीक है, एक एक्सप्रेशन और मैं यूज कर रहा हूं परसेप्शन को एलैबोरेट करने के लिए कि रियलिटी इज व्हाट यू परसीव इट टू बी, नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। हकीकत वो है जो आपको लग रही हो कि हकीकत है, और यह जरूरी नहीं कि जो आपको चीज हकीकत लग रही है वो असल में हकीकत भी हो। ओके, तो हमारी परसेप्शन होती है एक्चुअली हर चीज के बारे में कि हम चीजों को, लोगों को, बातों को, वेरिएबल्स को, कंस्ट्रक्ट्स को, हर एस्पेक्ट को कैसे परसीव कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ हमारे अकेले की जो परसेप्शन है वो मे बी जस्टिफिकेशन ना हो। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट सोशल इंप्लीकेशन, व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल इंप्लीकेशंस, तो फेयरनेस जो है इट हैज टू बी क्रिएटेड थ्रू जस्टिफाइबल परसेप्शंस। और ऑब्वियसली वी हैव टू बी केयरफुल कि वो चीज जो एम्पेरिकली और स्टैटिस्टिकली डिटरमिन ना हो रही हो उसको हम अवॉइड करें, उसको हम छोड़ दें। ठीक है, बिकॉज वो चीज चैलेंज भी हो सकती है और उस चीज में प्रीडोमिनेंटली हमारी बायसनेस जो है वो भी सामने आ सकती है। सो टुवर्ड्स एंड ऑफ द होल डिस्कशन हमने इस चैप्टर में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन की, हमने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को हमने देखा, कुछ स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशंस को हमने देखा, और हमने इस बात को जानने की कोशिश की कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी के जो मेजर्स हैं वो क्यों कर इंपॉर्टेंट है इन डिफरेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ द एचआर। अब टेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, टेस्ट डिजाइन में हम किन किन बातों का ख्याल रखेंगे, इंटरव्यूज कितने टाइप के होते हैं, इंटरव्यूज को कैसे डिजाइन करना चाहिए, नो डाउट हमारे अगले चैप्टर्स जो हैं हमें इसकी डिटेल के बारे में बताएंगे। लेकिन हम इस बारे में कॉन्शियस हो चुके होंगे कि जो भी टेस्ट और इंटरव्यू हम डेवलप करेंगे वो टेस्ट और इंटरव्यू मस्ट बी वैलिड एंड रिलायबल। उसके अंदर जो कंस्ट्रक्ट्स, वेरिएबल्स, कंपोनेंट्स, क्वेश्चंस हम यूज करें उनमें कोरिलेशन, रिग्रेशन, इस तरह के एक्सप्रेशंस को यूज करके, एनालाइज करके हम इंश्योर करते जाएं कि हमारा जो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट हुई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो one goal of personnel selection is to use scientifically derived information to predict which job applicants will do well in the future. Okay, तो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड जो फिनोमिना होता है उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी आमतौर पर ज्यादा होती है। और आपको मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारे पास बहुत सारे रिसर्चेस भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स टेस्टेड हैं और वैलिड और रिलायबिलिटी उनकी इवैल्यूएट की गई है। हम वहां से भी अपने कॉन्टेक्स्ट को डेवलप कर सकते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ आयो साइकोलॉजी, ये जरूरी नहीं है, ये मस्ट नहीं है कि आपको हर दफा नए इंस्ट्रूमेंट ही डेवलप वो करने होंगे। लेकिन अगर आपको ये लगे कि किसी इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी रिलेटिवली कम है तो नो डाउट उसमें आप फर्दर अपनी इन्वेस्टिगेशन भी लॉन्च वो कर सकते हो। Second point in the summary is that the procedures used to select employees must meet acceptable professional standards. ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर, रिसर्च के अंदर वो एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हो, वो प्रूवन फैक्ट्स हो, वो एविडेंस बेस्ड फिनोमिना हो, ताकि कहीं पर भी किसी भी फोरम पर आपसे जो उसके आउटकम्स हैं वो चैलेंज ना हो रहे हो। राइट बेटा? सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब हम ये डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होंगे, सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको इस बात को ज़हन में रखना है कि साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स डू नॉट सिंपली अज्यूम दैट देयर मेजर्स वर्क। ठीक है, आपने कोई बना बनाया फिनोमेना भी लेकर सिंपली अप्लाई नहीं कर देना है। इंस्टेड दे कंडक्ट रिसर्च टू शो दैट दे वर्क। आपको उसके ऊपर थोड़ा सी इन्वेस्टिगेशन, थोड़ा सा वर्किंग, थोड़ा सा होमवर्क वो करना पड़ेगा। ठीक है, इफ दे कैन नॉट शो दैट दे वर्क, दे स्टॉप यूजिंग दैम। लेकिन अगर हमें यह लगे कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है वो हमें एक्यूरेट आउटकम्स नहीं दे रहा है, तो वी हैव टू cut short our research, we have to cut short our implication of that particular research.
इसी तरह जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि देयर आर टू डिस्टिंक्ट क्राइटेरिया बाय व्हिच रिसर्चर्स इवैल्यूएट देयर मेजर्स। बार बार हम इस बात को ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, और वो है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी अक्रॉस टाइम, which might include test retest, across items, which might include internal consistency, and across researchers, which might include inter-rater reliability. Validity is the extent to which the scores actually represent the variable they are intended to. ठीक है, जिस चीज को हमने मेजर करना है वही चीज आपकी वैल्यूएट वो हो रही हो। राइट बेटा? सो रिकैप के तौर पर हम बात कर रहे हैं कि वैलिडिटी इज ए जजमेंट based on various types of evidence. The relevant evidence includes the measures of reliability, whether it covers the construct of interest or whether the scores it produces are correlated with each other. They are expected to be correlated with and not correlated with variables that are conceptually distinct. ठीक है, जिसकी इंप्लीकेशन हमें टेक्निकली नहीं मिल रही है, उसकी एप्लीकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हवाला से नहीं है, तो उन चीजों को बेटा हम ड्रॉप कर देंगे। So the reliability and validity of a measure is not established by any single duty or single study, but by the pattern of results across multiple studies. The assessment of reliability and validity is an ongoing process. 100% बेटा आपको कहीं पर भी reliability और validity man-made models के अंदर वो शायद available नहीं होगी। Right dear? अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप काइंडली पूछ लीजिए। हमारा टेक्निकली जो चैप्टर कंटेंट है वो यहां पर खत्म होता है। अमाद जूम मीटिंग ड्रॉप कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सर।